गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पंचजन्य और प्रेम गीत काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पंचजन्य और प्रेम गीत काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आरसी प्रसाद। तो आरसी प्रसाद इसके लेखक हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का संग्रह आधुनिक कवि कितने भागों में विभक्त है? तो हरिवंश राय बच्चन का संग्रह आधुनिक कवि कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 7 भागों में। तो 7 भागों में आधुनिक कवि विभक्त है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को हालावाद का नामकरण करने का श्रेय प्राप्त है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मानुभूति के कवि कौन माने जाते हैं? तो आत्मानुभूति के कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को आत्मानुभूति के कवि के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा किसने शुरू की? तो कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा किसने शुरू की, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन ने। तो हरिवंश राय बच्चन ने कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा की शुरुआत की थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण कब लिखा? तो हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण कब लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु के हो जाने पर हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण लिखा था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन के अधिकांश काव्य में उनकी ही आत्मकथा के पन्ने बिखरे हुए मिलेंगे। ये कथन किसका है? तो बच्चन के अधिकांश काव्य में उनकी ही आत्मकथा के पन्ने बिखरे हुए मिलेंगे। इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ये कथन कहा गया है कि बच्चन के अधिकांश काव्य में उनकी ही आत्मकथा के पन्ने बिखरे हुए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे कविताओं की आधी सदी चुनी हुई कविताओं का संकलन किसका है? तो मेरी कविताओं की आधी सदी चुनी हुई कविताओं का संकलन किसका माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। जो शब्दों का घर बनाते हैं वो और घरों से निर्वासित कर दिए जाते हैं। ये कथन किसका माना जाता है? तो जो शब्दों का घर बनाते हैं वो और घरों से निर्वासित कर दिए जाते हैं। इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश राय बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चन रचनावली में कितने खंड हैं? तो बच्चन रचनावली में कितने खंड होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9 खंड होते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है? तो तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चतुरसेन शास्त्री। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने तुलसीदास को हिंदी का धर्मध्वज कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? किस विद्वान ने या किस साहित्यकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा है? तो सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरप्रसाद शास्त्री। तो हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी भाषा कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा है कि रामानंद के 12 शिष्य नहीं 12.5 शिष्य थे? तो ये किसने कहा है? तो ये तो जग जाहिर है कि रामानंद के 12 शिष्य थे, लेकिन किस आलोचक ने कहा है कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य थे? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागरी प्रचारिणी पत्रिका के द्वारा ये कहा गया है कि रामानंद के 12 नहीं 12.5 शिष्य माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहद महाभारत किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहद महाभारत किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा के द्वारा ये कहा गया है कि पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का बृहद महाभारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? तो कबीर को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू राम सक्सेना। तो बाबू राम सक्सेना के द्वारा ये कहा गया है कि कबीर को अवधि का प्रथम कवि इन्होंने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उद्दंड कवि किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उद्दंड कवि किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेताल बंदीजन। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सबसे उद्दंड कवि माना है बेताल बंदीजन को। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस रीतिमुक्त कवि को आउल नंबर का रसिया कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने किस रीतिमुक्त कवि को अव्वल नंबर का रसिया कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को जो है मिश्र बंधुओं ने रीतिमुक्त कवि अव्वल नंबर का रसिया कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि किसे माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागरीदास। तो नागरीदास को मिश्र बंधुओं ने अष्टछाप का 9वां कवि कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि। तो चिंतामणि को इन्होंने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने
उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो इसका सही आंसर होगा आपका भिखारीदास। तो भिखारीदास को मिस्र बंधुओं ने उत्तरालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने पूर्वालंकृत काल का सबसे बड़ा कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सेनापति। मिस्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने माना है? तो मिस्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने माना है या किसने कहा है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह ने मिस्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? तो शिव सिंह सरोज किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हिंदी में। इससे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। गारसा द तासी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, परंतु वास्तव में हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीय भाषा में लिखा गया शिव सिंह सरोज के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 17। नंददास जड़िया और कवि गड़िया यह तो जगजाहिर है, लेकिन वह एक भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गढ़िया भक्त कवि कहा जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। नंददास जड़िया और कवि गढ़िया ये तो जगजाहिर है, लेकिन वह एक भक्त कवि कौन है जिसे जड़िया और गढ़िया भक्त कवि कहा जाता है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसीदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का वह कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध रूप में कहानी लिखी थी। तो रीतिकाल का वह कौन सा कवि जिसने खड़ी बोली हिंदी में शीत वसंत नामक प्रबंध काव्य में कहानी लिखी थी, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंदन कवि। रीतिकाल के किस कवि का उपनाम काष्ठजिह्वा स्वामी था? तो रीतिकाल का वो कौन सा कवि है जिसका उपनाम काष्ठजिह्वा स्वामी था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव बनारस वाले। हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम जय काव्य कौन सा माना गया है या कौन सा ग्रंथ माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खुमान रासो। तो खुमान रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य माना गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार किसे माना है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका विद्यापति। तो विद्यापति जी को मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम नाटककार माना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है? तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है एवं किस ग्रंथ को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव सिंह सरोज। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम इतिहास सहायक किसे माना है और किस ग्रंथ को प्रथम इतिहास सहायक ग्रंथ माना है? तो वो है
शिव सिंह सरोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि सेनापति ने अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था। यहाँ क्षेत्र संन्यास का क्या मतलब है? तो कहा जाता है कि सेनापति ने अपने अंतिम समय में क्षेत्र संन्यास ले लिया था। यहाँ क्षेत्र संन्यास का क्या मतलब है? तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपने निवास स्थान से बाहर ना निकलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर किसे कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चंदवरदाई। तो चंदवरदाई को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का चासर कहा है। देव हिंदी के भिखारी कवि हैं। वाक्य किस विद्वान का है? तो देव हिंदी के भिखारी कवि हैं। वाक्य किस विद्वान का है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लाला भगवान दीन। तो लाला भगवान दीन के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई को आजम शाही किसने कहा था और क्यों कहा था? तो बिहारी सतसई को आजम शाही किसने कहा था और क्यों कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। आज बिहारी सतसई दोहों का जो क्रम मिलता है वह सबसे पहले आजम शाह ने करवाया था। तो बिहारी सतसई को आजम शाही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज बिहारी सतसई दोहों का जो क्रम मिलता है वो सबसे पहले आजम शाह ने करवाया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये कहा था मिश्र बंधुओं ने। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला को छंदों का राजा किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छंदों का राजा किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नामवर सिंह। तो डॉक्टर नामवर सिंह जी ने निराला को छंदों का राजा कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं या फिर उनका जो काल विभाजन और नामकरण है, ये सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया है और अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके कथन से जुड़े प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं, तो ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? तो बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की भाषा का पंडित कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने मिश्र बंधुओं
ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक माना है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? तो फिर से पढ़ते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ को किसने हिंदी साहित्य का एक रिसर्च वर्क डॉक्टरेट के लिए लिखा गया एक थीसिस कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिश्र बंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? तो कृष्ण काव्य धारा में स्वच्छंद काव्य धारा के प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? तो कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर भाग गया था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवान दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सुर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सुर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी राम शर्मा। तो मुंशी राम शर्मा ने सूर के ग्रंथ सुर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुशुंडी ने राम कथा किसे सुनाई? तो भुशुंडी ने राम कथा किसे सुनाई? ये रामचरितमानस के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गरुड़। ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ को काग भुशुंडी ने राम कथा सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, यहाँ बिकाणी शब्द का अर्थ क्या है? तो मीरा गिरधर हाथ बिकाणी, यहाँ बिकाणी शब्द में क्या भाव है या इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मसमर्पण। तो बिकाणी का अर्थ है आत्मसमर्पण। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय पलटी शीश द्वारा कवि ने किस गदर की और संकेत किया है? तो समय पलटी शीश द्वारा कवि ने किस गदर की और संकेत किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1857। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो कबीर ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के पीजीटी परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कबीर ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा पंक्ति में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा पंक्ति में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भावात्मक शैली। तो इसमें जो है भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें जो है प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है, भावात्मक शैली नहीं होगा, प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, पंक्ति में प्रश्न शैली का प्रयोग हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घेर घेर घोर गगन घार धाराओं में अलंकार क्या है? तो घेर घेर घोर गगन धार धाराओं में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, अनुप्रास। देवसेना किसे प्राप्त करना चाहती थी? तो देवसेना किसे प्राप्त करना चाहती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देवसेना स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी। कामायनी में षष्ठम सर्ग का नाम क्या है? तो कामायनी का छठा सर्ग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लज्जा। तो कामायनी का छठा सर्ग लज्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत संघ के राज्यों को किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्गों में विभक्त किया गया है? तो भारत संघ के राज्यों को किस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्गों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1976। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो भारत संघ के राज्यों को राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाओं में संकलित है? तो दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाओं के संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल किस विद्वान ने दिया है? तो आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामकरण किस विद्वान ने या किस साहित्यकार ने दिया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगेंद्र ने कवि देव की किस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश माना है? तो नगेंद्र ने कवि देव की किस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश माना है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुख सागर तरंग। तो सुख सागर तरंग को डॉक्टर नगेंद्र ने देव कवि की वो रचना मानी है जो कि नायिका भेद का विश्वकोश है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। पद्माकर की कौन सी रचना वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है? तो पद्माकर की कौन सी रचना वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम रसायन। तो पद्माकर की राम रसायन जो है ये वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना लहरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो यमुना लहरी रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ग्वाल कवि। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन थे? तो बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है कृष्णलाल कवि। तो कृष्णलाल कवि जो है ये बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार थे। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? तो बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा चरण गोस्वामी। तो राधा चरण गोस्वामी को बिहारी
को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ककहरा रचना किसकी है? तो ककहरा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राम सहाय भगत। ऋतु वर्णनों में किसके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है? कथन शुक्ल जी ने किसके लिए कहा है? तो ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विजदेव। तो ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके लिए ये कथन कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विजदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इश्कनामा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इश्कनामा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं बोधा। तुलसी भूषण रचना के लेखक का नाम क्या है? तो तुलसी भूषण रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रसरूप। तो तुलसी भूषण रचना के लेखक का नाम है रसरूप। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अंग दर्पण रचना किसकी मानी जाती है? तो अंग दर्पण रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रसलिन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अंग दर्पण, इसके लेखक हैं रसलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? तो ऋतिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हित तरंगिणी। तो हित तरंगिणी जो है ये ऋतिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसके लेखक हैं कृपाराम। हित तरंगिणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिबद्ध अंतिम प्रसिद्ध आचार्य का नाम क्या है? तो ऋतिबद्ध अंतिम प्रसिद्ध आचार्य का नाम क्या है? तो इनका नाम है पद्माकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में पिंगल निरूपण का विधिवत प्रारंभ माना जाता है किससे? तो हिंदी में पिंगल निरूपण का विधिवत प्रारंभ किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास से। तो केशव दास से हिंदी में पिंगल निरूपण का विधिवत प्रारंभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा लहरी के लेखक का नाम क्या है? तो गंगा लहरी के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं पद्माकर। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा व्यक्त की है। कथन के लेखक का नाम क्या है? तो बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा व्यक्त की है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा ये कथन कहा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विरह लीला। तो घनानंद का विरह लीला जो है ये फारसी छंद में लिखा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। कहू कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपुने पीव पराय। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो कहू कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपुने पीब पराय। पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मतिराम। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि कुल कल्पतरु। तो चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कवि कुल कल्पतरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति से क्या तात्पर्य है? तो रीति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशिष्ट पद रचना। तो रीति का तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तुलसी गंग दूबो भय सुकबिन के सरदार, इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो तुलसी गंग दूबो भय सुकबिन के सरदार के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भिखारी दास। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं पद्माकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमिय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो अमिय हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं रसलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो, तो ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो, पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं भिखारी दास। तो ब्रज भाषा हेतु ब्रजवासहीन अनुमानो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिकाल किस राजनीतिक शक्ति के समय पल्लवित हुआ? तो ऋतिकाल किस राजनीतिक शक्ति के समय पल्लवित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुगल शासन। तो मुगल शासन के समय ऋतिकाल का उदय हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो केशव दास को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मिस्र बंधुओं ने। तो मिस्र बंधुओं ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीरबल से भिन्नता, बीरबल से मित्रता और अकबर से अनबन किस ऋतिकाल कवि की मानी जाती है? तो बीरबल से मित्रता और अकबर से अनबन किस ऋतिकालीन कवि की मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। तो केशव दास बीरबल के मित्र थे और अकबर से उनका अनबन होता रहता था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, केशव की मुक्तक काव्य रचनाएं नख सिख वर्णन, रसिक प्रिया, कवि प्रिया मानी जाती है। केशव की बाकी सब रचनाएं जो हैं वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। तो केशव की 3 मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। पहला है नख सिख वर्णन, फिर रसिक प्रिया और फिर कवि प्रिया। बाकी सब जो हैं वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर केशव दास के कुछ रचनाओं के नाम हैं, तो इनका समय क्या है ये बताना है। सबसे पहले रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया का समय माना जाता है 1591। फिर कवि प्रिया का समय माना जाता है 1601। फिर रामचंद्रिका का समय माना जाता है 1601। रतन वाबनी का समय माना जाता है 1607। फिर वीरदेव सिंह चरित का समय माना जाता है 1607। फिर विज्ञान गीता का समय माना जाता है 1610। जहांगीर जस चंद्रिका का समय माना जाता है 1612। तो यहाँ से कई प्रश्न आ सकते हैं। खास करके रतन बावनी का समय कई बार पूछा गया है कि रतन बावनी का समय क्या है? तो इसका समय माना जाता है 1607। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्रिका का मूलाधार क्या है? तो रामचंद्रिका का मूलाधार क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण जो है ये रामचंद्रिका का मूलाधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो बिहारी सतसई की अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रतन हजारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा चीज समास शक्ति। तो बिहारी की प्रसिद्धि का कारण था
कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा चीज समास शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? किस विद्वान ने या किस साहित्यकार ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा ये कहा गया है कि रीतिकाल जो है इसको कलाकाल नाम दिया जाए। इसके अलावा श्रृंगार काल भी कहा जाता है और अलंकृत काल भी कहा जाता है। तो रीतिकाल के 3 नाम हैं। सबसे पहला आता है श्रृंगार काल, फिर अलंकृत काल और फिर कलाकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंदों का वैविध्य किस रचना को कहा जाता है? तो छंदों का वैविध्य किस रचना को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचंद्रिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता का नाम क्या है? तो श्री राधा सुधा शतक के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हटी जी। तो श्री राधा सुधा शतक के रचयिता का नाम है हटी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो खड़ी बोली में रचित भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। तो राम प्रसाद निरंजनी जो है ये भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं जो खड़ी बोली में लिखा गया है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है खड़ी बोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? तो ठाकुर नाम से रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? तो इसकी सही जो संख्या मानी जाती है वो है 3। तो ठाकुर नाम से कुल मिलाकर 3 कवि हुए हैं रीतिकाल में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कविराज है पे चाकर चतुर के पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ठाकुर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो कुक भरी मुक्ता बुलाइए आप बोली है पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पंक्ति आया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका घनानंद। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करी पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करी पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आलम। तो आलम इसके लेखक हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बिहारी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। बिहारी के जितने भी पंक्तियां हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं हिंदी साहित्य में। तो बिहारी से जुड़े जो प्रश्न उत्तर हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, खास करके उनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं या उनके जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो कई बार पूछा गया है। भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास, ये पंक्ति नेट में कई बार पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो भाषा बोली ना जानही जिनके कुल के दास पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। द्रोण पर्व किसकी रचना मानी जाती है? तो द्रोण पर्व किसकी रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुलपति मिश्र। तो द्रोण पर्व जो है ये कुलपति मिश्र की रचना मानी जाती है। अंग दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो अंग दर्पण के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रसलीन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ।
आज हमने कुछ और जो हैं रीतिकाल के खास करके और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रसिद्ध विद्वान उनके जो कथन हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की आज हमने चर्चा की। आगे हम और भी प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।